मेरी छोटी बहन ने रोते हुए सबको बताया कि वो माँ बनने वाली है। अम्मी ने बेहुदा मजाक समझकर उसे बहुत डांटा, लेकिन जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो वो चीख पड़ा। और जो बात अम्मी को बताई वो उसके हामला होने से भी बड़ी थी। हम सब बहुत परेशान थे। बहन किसी का नाम भी न बताती, सिर्फ डर कर रोती रहती। और रात मेरी सबसे बड़ी गूंगी बहन उसके साथ सोती। मेरी गूंगी बहन मुझे इशारों से कुछ समझाने की कोशिश करती, पर मुझे कुछ समझ न आता। जब एक रात अम्मी के कहने पर मैं इसी गूंगी बहन के साथ सो गई और मेरी छोटी बहन अम्मी के साथ। अभी रात का कुछ ही वक्त गुजरा था और मेरी आंख लगी ही थी जब अचानक मेरी जान निकल गई, क्योंकि मुझे सोता समझ के। मेरा नाम तहरीम है, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। हम 7 बहन भाई थे। घर में सबसे ज्यादा शरारती मैं और मुझसे छोटी बहन थी। इसके चेहरे पर हद से ज्यादा मासूमियत थी। मुझे जानवर पालने का बहुत शौक था। हम जिस घर में रहते थे वो छोटा था। जब अब्बा का ट्रांसफर सियालकोट हुआ तो यहाँ अब्बा ने एक बड़ा सा घर खरीदा, जो शहर के पास के एक कस्बे में बना था। मेरी एक दोस्त ने मुझे बिल्ली का बच्चा तोहफे में दिया, जो बहुत प्यारा था। वो हर वक्त सोता रहता। हमारे घर में बेरी का दरख्त था जो बहुत बड़ा था, जिसकी लंबी लंबी शाखें थी। मेरी छोटी बहन ने इस पर झूला डाल लिया था। अम्मा बहुत समझाती कि हर वक्त इस दरख्त के नीचे ना खेला करो, पर वो बाज ना आती। मेरी एक बड़ी बहन बोल नहीं सकती थी, वो हम सबसे बड़ी थी। अम्मा अब्बा उसके लिए बहुत परेशान रहते। जहाँ रिश्ते की बात चलाते वो मेरा रिश्ता मांग लेते। वो लोग कहते कि हमारा दिमाग खराब है, जो गूंगी लड़की से अपना बेटा ब्याह दें। अब्बा की तनख्वाह से बस घर का खर्च चलता था। ये घर भी अब्बा ने अपनी जमीन बेचकर खरीदा था। हम सबकी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस सब बहुत मुश्किल से हो रहा था। भाई हम बहनों से छोटे थे। मैंने इसी दौरान बच्चों को ट्यूशन देने का सोचा। हम जब से इस घर में आए थे हमारे साथ कुछ ना कुछ जरूर हो रहा था। कभी बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी भाई रोता उसको किसी ने थप्पड़ मारा है। अम्मा भी मगरिब के बाद छत पर नहीं जाने देती। वो कहती कि इस वक्त हर अच्छी बड़ी रूह अपने ठिकाने पर लौट रही होती है। अम्मा हम पर सख्ती बहुत करती थी। मेरी छोटी बहन को कुछ दिनों से बुखार था, जो जाने का नाम नहीं ले रहा था। कभी वो हंसती कभी रोती। इस पर कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। अम्मी ने दम दरूद करवाया तो कुछ फर्क पड़ा। वो फिर से इसी दरख्त के नीचे खेलती। कभी कभी तो आधी रात को उठकर झूला झूलने लगती। मैं मैट्रिक में थी। हर रोज अब्बा या भाई मेरे साथ स्कूल जाते, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ अच्छे मालूम नहीं होते थे। और चौक में आवारा लड़कों का ग्रुप खड़ा होता, जो हर आने जाने वाली लड़की को तंग करता। मुझे भी कुछ दिनों से इसी मोहल्ले का लड़का फैसल तंग कर रहा था। इसकी माँ एक नर्स थी और वो इकलौता बेटा था। जिसे मुझे छुट्टी होती, स्कूल के बाद जाना पहचाना रास्ता तय करने लगती, तो वो पता नहीं कहाँ से निकलकर मेरे सामने आ गया और मुझे खत दिया और कहा कि कल को इसका जवाब लेकर आना। मैंने वो चिट्ठी फाड़ कर उसके मुंह पर मारी और आगे बढ़ गई। उसने मुझे वो कहा कि देख लूंगा आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कुछ दिन सुकून से निकले, लेकिन ठीक 3 दिन बाद जब मैं स्कूल के लिए निकली तो बाइक पर मेरा पीछा करता और ऊंची आवाज से गाने गाता। मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ होती। वो मुझे छोड़कर मेरी बहन को सीटी मारने लगा और कहा कि दोनों आफत हैं आफत। मेरी बहन बहुत मासूम थी, वो रोने लगी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि घर जाकर अम्मा को बताऊंगी, क्योंकि अब्बा को कुछ भी बताने का मतलब खुद जूते खाना था। मैंने अपनी छोटी बहन को समझाया कि घर जाकर कुछ मत कहना, और वो दरवाजे में ही बस्ता फेंक कर झूलना झूलने लगी और अपने आप से बातें करने लगी। जब से हम यहाँ आए थे वो ऐसे ही खुद से बातें किया करती थी। शाम के वक्त मौका देखकर मैंने अम्मा को सारी बात बताई कि मोहल्ले का आवारा लड़का फैसल हमें रोज तंग करता है। अम्मा ने उसका नाम पूछा और हमसायों की खाला को लेकर फैसल की माँ के पास पहुंच गई। वो भी अपने बेटे जैसी मकार औरत थी। उल्टा अम्मा को बातें सुनाने लगी कि तुम्हारी बेटियां पर्दा किया करें, जवान खून है, अगर मेरे बेटे ने कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, इस उम्र में लड़के ऐसा करते ही हैं। अम्मा परेशान घर लौट आई और आधी रात को मेरी छोटी बहन अपने बिस्तर पर नहीं थी। मुझे लगा कि यही कहीं होगी। मैं भी थकी हुई थी, सो गई। सुबह स्कूल जाना था और वो कमरे में लेटी हुई थी। इसके नवी जमात के इम्तिहान होने वाले थे, पर वो बहुत ज्यादा छुट्टियां कर रही थी। उसने बताया, आपी मैंने ख्वाब देखा, जो लड़का हमें तंग करता था वो और उसकी माँ दोनों को मैंने मार दिया। मुझे बहुत तरस आया। मेरी बहन ने इस जाहिल इंसान की बातों को दिल पर ले लिया है। मैंने उसे पुचकारा और स्कूल के लिए तैयार होने का कहा। उसने कहा कि मुझे आज नहीं जाना, मुझे सोना है। तब अम्मा बाहर से भागती हुई आई और कहने लगी, तहरीम, वो जो लड़का तुम लोगों को तंग नहीं करता था, रात को किसी ने उन दोनों का कत्ल कर दिया। माँ बेटे की लाशें पुराने कुब्बे के पास पड़ी थी।
किसी जानवर ने उन पर हमला किया है। हमारी साथ वाली हमसाई का बेटा बता रहा था कि उनके चेहरों पर किसी जानवर के निशान थे और उसकी गर्दन तन से जुदा थी। इनकी आंखें भी उस जानवर ने निकाल दी थी। तोबा तोबा, अल्लाह माफ करे, ऐसी बुरी मौत से बचाए अल्लाह। पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी अम्मा, और मैं अपनी बहन की तरफ देख रही थी जो आराम से सो रही थी। मेरी बहन को भी सच्चे ख्वाब आते थे। पहले सुना था, आज मुझे यकीन हो गया। अब मैं रोज अपनी बहन से पूछती, तुमने कभी मेरे बारे में कोई ख्वाब नहीं देखा? तो वो देर तक हंसती रहती। मेरी आपी के लिए मोहल्ले से ही रिश्ता आया था। अब्बा देखभाल कर रहे थे। किसी ने कहा वो लोग अच्छे हैं, किसी ने कहा कि उनसे दूर रहें। अब्बा कहते तीन तीन बेटियां हैं, पता नहीं सब कैसे होगा। अभी बेटों का भी कुछ सोचना है। मेरे मैट्रिक के इम्तिहानी सेंटर शहर में बना था, जहाँ रोज अम्मा मेरे साथ जाती। मेरे साथ और भी लड़कियां थीं, पर अम्मा कहती हालात बहुत बुरे हैं, यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। अपना मोहल्ला, अपना शहर अपना ही होता है। मैं पहला पेपर अच्छा हुआ, और मेरा प्यारा बिल्ला हर वक्त बोलता रहता, डरता, मेरे पास भी ना आता। जब मेरी छोटी बहन उसको पकड़ती, वो रोता, अजीब किस्म की आवाजें निकालता। अब्बा कहते इस मनहूस को घर से बाहर करो, किसी की जान लेगा ये कमबख्त। एक दिन जब आंधी आती, हमारे घर में मौजूद दरख्त मजीद खौफनाक हो जाता। सहन में हम सोते थे। जब गर्मियां होती, हम सब बहन भाई एक दूसरे के साथ सोते, क्योंकि इस घर में जब से आए थे सबको खौफ महसूस होता था। अम्मा ने अब्बा से दरख्त कटवाने का कहा। अब्बा ने कहा, सोचता हूँ पुराना दरख्त है, वैसे भी इसने घर में बहुत जगह रोक रखी है, इसकी जगह एक मकान डाला जा सकता है ताकि कल को मेरे बेटों के काम आए। अब्बा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, और अगले दिन ही अब्बा की मौत हो गई। हम सब पर एक क्यामत टूटी थी। अब्बा को किसी ने गला घूंट कर मारा था। अब की उनकी गर्दन पर लाल निशान भी था। मेरी गूंगी बहन मुझे इशारों से कुछ बताने की कोशिश करती। आजकल वो बड़ी डरी सहमी रहती। सारे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी, कोई जानवर है जो इंसानों का शिकार कर रहा है। अब मोहल्ले में पहरा लग चुका था, लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं था। हमारे सर से बाप का सहारा छिन गया था। हम बेआसरा हो चुके थे। पहले बेखौफ जिंदगी गुजार रहे थे। जब से अब्बा की मौत हुई, एक डर दिलो दिमाग में बैठ चुका था। मेरे भाई इतने बड़े नहीं थे जो आने वाली मुश्किलात का मुकाबला कर सकते। अब्बा की मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई थी। मैं असर के बाद छत पर जा रही थी, अपने प्यारे बिल्ले को भूल चुकी थी। जैसे छत पर गई, मेरी जान निकल गई। मेरा प्यारा बिल्ला मरा हुआ पड़ा था, इसकी आंखें नहीं थी। सुबह वो अच्छा भला था, इसके बाद नजर नहीं आया था। अम्मा मेरी चीख की आवाज सुनकर छत पर आ गई। वो भी परेशान हो चुकी थी। ऐसा कौन सा जानवर है जो सबका शिकार कर रहा है? गर्मी में भी हम कमरों में सोने लगे। जरा सी आहट पर हम डर जाते। मेरी आपी आज भी सहमी सहमी फिरती। मुझे अब उसके इशारे समझ नहीं आते थे। जैसे छोटी बहन नरीम को देखती, वो अजीब अजीब इशारे करती। कभी मुझे लगता कि जरूर इस घर में कुछ है। आसपास के पड़ोस से पूछगछ की तो उन्होंने कहा, बिल्कुल भी नहीं, ये घर तो एक मौलवी साहब की मलकियत रहा है। भला इस घर में क्या हो सकता है? मैं परेशान घर लौट आई, और अम्मा अलग अपना सर बांधे लेटी थी। वो कहती कि हमें ये घर रास नहीं आया, हम यहाँ से कहीं चले जाते हैं, या तुम लोगों के ददियाल चले जाते हैं। अब्बा अपना हिस्सा बेच कर आए थे। मेरे ददियाल ने तो हमको एक रात भी बर्दाश्त नहीं करना था। मैंने अम्मा को तसल्ली दी, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ मुझे ही संभालना है। मेरी बहन के नवी के एग्जाम हो रहे थे। वहाँ एक सर ने उस पर हमला किया, और जो वहाँ एक सर ने उस पर जुमला कसा। वो रास्ते में रोती रही, कहती मैं छोड़ूंगी नहीं इस बूढ़े आदमी को, इसको जान से मार दूंगी। एक उस्ताद होकर मुझ पर लाइन मार रहा है, ठरकी कहीं का। आजकल वो बड़ी दलेर नजर आती थी। अब्बा की मौत पर भी उसकी आंख में एक आंसू नहीं था। अब्बा की मौत को 3 दिन ही गुजरे थे। वो आराम से टीवी देख रही थी। सबने बच्ची समझकर इग्नोर किया, और इग्नोर कर आ रहे थे। हम घर पहुंचे और वो सोने चली गई। मैं जोहर की नमाज पढ़ने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुझे धक्का देने लगा है। नमाज भी सही से नहीं पढ़ पाई। मेरे पीछे कोई भी नहीं था। अब्बा की मौत का मुझ पर गहरा असर हुआ था। मुझे अब अकेले में डर लगता। मैं अब नमाज अम्मा के पास पढ़ती, वहीं सोती। हम सब बहन भाई एक दूसरे के साथ सोते थे। मैं जब सोती तो मुझे अजीब किस्म की खुशबू महसूस होती। कभी सोते सोते बदबू आने लगती। मैं डर कर आयतल कुर्सी की जो जो हिफाजती दुआएं याद आती वो पढ़ती। अम्मा की भी तबीयत बोझल रहने लगी। कभी तो अम्मा सारा सारा दिन सोई रहती, खाना पीना भी कम कर चुकी थी। मैं सुबह होते सब बहन भाइयों को नमाज के लिए उठाती थी। कोई उठता तो कोई सोया रहता। भाई कहता मैं रात सोया था, पर मुझे लगा कोई मेरे ऊपर बैठा है। भाई आपस में लड़ते कि तुम्हारे साथ अब नहीं सोना, तुम्हें सोना नहीं आता। सब रोज जगह बदलते। अपनी अम्मा बोल बोल कर थक चुकी, वो आपस में लड़ते ही बहुत थे। एक दिन मैं सोई हुई थी,
तो मुझे लगा सामने कोई अजीब शक्ल का मर्द खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैंने उठ कर रही मैं उठ नहीं पा रही थी, ना किसी को आवाज़ दे पा रही थी, लेकिन दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी और फिर मेरी आँख खुल गई। मेरा जिस्म सुन्न हो चुका था। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ख्वाब है, वरना जैसी उसकी शक्ल थी, होश में होती तो मैं मर जाती। सब गहरी नींद सोए हुए थे। मेरा सबसे छोटा भाई आज मेरे साथ सोया हुआ था। मुझे इस घर में बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता। एक दिन छोड़कर मेरी बहन नरीम का पेपर था। इसके इम्तिहानी सेंटर पहुँचे थे, तो वहाँ 1-2 लड़कियों की ज़ुबानी पता चला कि इनके निगरान की परसों डेथ हो गई है। किसी ने उसको पंखे के साथ लटका कर मारा है। इसकी शक्ल तक बिगड़ गई थी, शायद तेजाब डाला गया। इसके घर वाले बता रहे थे कि शाम को अच्छा भला घर आया और सोने चला गया। फिर सुबह देखा तो इसकी लाश पंखे के साथ झूल रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ। पता नहीं कौन सी परेशानी होगी इस बेचारे को, जो खुदकुशी जैसी हराम मौत मरना पड़ी। तब मैं ये नहीं जानती थी कि ये वही उस्ताद है जिसके बारे में मेरी बहन बोल रही थी। मुझे रास्ते में पता चला और मुझे हैरत होती, फिर अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर देती। मैं अब कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, पर अब्बा की पेंशन से घर ही बड़ी मुश्किल से चल रहा था। आपी और अम्मा सारा दिन सिलाई करती और मैं बच्चों को ट्यूशन देती। अब्बा को गए 1 साल होने वाला था, तभी मेरे चाचू आए और उनके बेटे की बीवी की मौत हो गई थी। वो चाहते थे कि मेरी बड़ी बहन का रिश्ता ले। मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी। जब मेरा बाप जिंदा था, तब इन लोगों ने कभी हमारी खबर नहीं ली थी। अब खुद के बेटे का बच्चा संभालने के लिए मेरी बेजुबान बहन को चारा बना रहे हैं। अम्मा को बहुत समझाया कि चचा की बातों में मत आना। जब हम पर बुरा वक्त था, हमारी किसी ने खबर नहीं ली थी। किसी ने 2 बोल हमदर्दी के नहीं बोले थे, और अम्मा न जाने क्या सोचकर हाँ कर दी। आपी का निकाह माह मुहर्रम के बाद तय पाया था। अम्मा के पास कुछ जमा पूंजी थी, जिससे आपी के लिए कुछ चीजें खरीदने लगी और मुझे साथ ले गई। रास्ते में एक फकीरन मिली। मैं पास से गुजरने लगी तो कहती, भाग जाओ, वहां से भाग जाओ, वो तुम सबको मार डालेगा, तुम सबको तबाह कर देगा। इसके हुलिये से मैं डर गई थी। वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। कह रही थी कि एक दिन तुम मुझे ढूंढती हुई आओगी, तब तक देर हो चुकी होगी। दुकान वाले ने मेरा हाथ उसके हाथ से आजाद करवाया और कहा, बाजी ये ऐसी पागल औरत है, आप डरे मत। मैं तो अब जरा सी आहट से डर जाती थी, और वो तो फिर भी अजीब किस्म की औरत थी। कई दिन मेरे दिल से उसका खौफ नहीं गया था। अब तो रात में भी मैं बहुत डरावने ख्वाब देखने लगी थी, जैसे कोई हम पर काबिज हुए बैठा है। हमारे घर खाना पकता था, पर उसे खाता कोई नहीं था। किसी को भूख नहीं लगती थी। मेरा भाई भी मेरी छोटी बहन के साथ झूला लेता, फिर वो दोनों लड़ पड़ते, एक दूसरे को मारने लगते। मैं इन दोनों को अलग करती। इनकी लड़ाइयाँ बढ़ चुकी थीं। अम्मा भी बोल बोल कर थक गई थी। घर में सबको वेद पसंद थे। एक मैं थी जो बचपन से ही इनको नापसंद करती थी। मुझे वेद कभी पसंद नहीं आए थे। भाई पत्थर मार मार कर वेद तोड़ रहा था। हमारे देखते देखते एक पत्थर उसके सर पर लगा। वो एक छोटा सा पत्थर था। सर पर लगने से चोट लग सकती थी, पर कोई मर नहीं सकता था। मेरा भाई तड़पने लगा। हमारे पानी लाने तक वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। मुझे अपने इस भाई से बहुत मोहब्बत थी। बहुत लाडों से पाला था। घर में था भी सबसे छोटा। मेरी तो जैसे सांसें छिन गई। अम्मा से भी ज्यादा बुरा हाल मेरा था। मैं रोज इसकी कब्र पर जाकर बैठी रहती। अभी वो बस 8 साल का था। उसने तो अभी दुनिया देखी नहीं थी। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई थी। सब एक एक करके मुझे छोड़ रहे थे। मैं किसी को भी बचा नहीं पा रही थी। मेरी माँ रो रो कर बीमार पड़ चुकी थी। पहले शौहर का सदमा, फिर मासूम बच्चा। हमारे घर में अब सोग रहता। कोई हालचाल पूछने आ जाता, कोई खाना लेकर। किसी का भी दिल कुछ खाने को नहीं करता। अजीब सी जिंदगी हो गई थी हमारी। ये घर, ये शहर हमें रास नहीं आ रहा था। चाचू आए तो उनसे कहा कि घर बेचना है, हमें यहाँ नहीं रहना। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मोहल्ले में घर देखता हूँ। अब यहाँ रखा भी क्या है, तुम लोग वहीं अपने लोगों में वापस आ जाओ। मैं तो पहले भाई साहब को समझाता था, ना बेचें अपना आबाई मकान। क्या जरूरत थी चंद हजार की नौकरी के लिए धक्के खाने की। हमारी तरह जिम्मेदारी करते, पर किस्मत में लिखा कौन टाल सकता है। इंसान की मौत जहाँ जिस जगह आनी होती है, वहीं आकर रहती है। हम कभी भी अपने नसीब को बदल नहीं सकते। मेरे बड़े ताया ने मेरा रिश्ता मांगा था, और बहुत देर बाद एक अनचाही खुशी महसूस हुई थी। मैं और आसिफ एक दूसरे को बहुत सालों से पसंद करते थे। बचपन से सुनते भी आ रहे थे। दादी ने हम दोनों का रिश्ता तय किया था। ताई अम्मी नहीं मान रही थी, इसलिए अब्बा ने आगे मजीद बात नहीं की थी। अब्बा की मौत पर भी ताई अम्मी नहीं आई थी, पर आसिफ ताई अम्मी को मना कर रहा। अम्मा ने कहा, भाई साहब, तहरीर शुरू से आपकी मानत है। हम यही समझते रहे आप लोगों ने अपने भाई के जाने के बाद हमसे रिश्ता खत्म कर दिया है।
ताया ने कहा कि आसिफ की माँ अपनी भांजी को लाना चाहती थी, पर वो लड़की बहुत नखरे वाली निकली। उसने ऊंचे खानदान में शादी की। अब आसिफ की माँ की भी अकल ठिकाने आ चुकी है। मेरा और मेरी बड़ी बहन का निकाह सादगी से करने का कहा। इस दिन मैं छत पर खड़ी थी, जब मुझे लगा किसी ने मुझे धक्का देने की कोशिश की है, पर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं डर कर नीचे आ गई। मेरी छोटी बहन अब हर वक्त रोती रहती। कभी कहती सर में दर्द है, तो कभी कहती कि पेट में दर्द है। उसको ऐसे करते एक माह हो गया था। अम्मा भी अलग परेशान थी, और एक दिन वो रोते हुए सबको कहने लगी कि वो माँ बनने वाली है। अम्मी ने बेहुदा मजाक समझकर उसे बहुत डांटा। मैंने भी समझाया, गुड़िया ऐसी बातें नहीं करते, किसी और ने सुनी तो क्या सोचेगा। लेकिन एक दिन वो दर्द से तड़पने लगी। हम उसे लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेकअप किया तो वो चीख पड़ा, और जो बात अम्मा को बताई वो उसकी हामला होने से भी बड़ी थी। हम सब बहुत परेशान थे। अम्मा बहन को मारती, इस लड़के का नाम पूछती, पर बहन किसी का नाम भी ना बताती, सिर्फ डर कर रोती रहती। मुझे बहुत अफसोस होता, मेरी बहन ये सब क्या कर रही है। अम्मा ने कहा, आज के बाद कोई ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा। इसने जिसके साथ मुंह काला किया है, इसका ये बता दे तो मैं उसे 1 मिनट में न लगाऊं और रुखसत कर दूं। मुझे डर था कि अगर ये बात मेरे ददियाल पहुंच जाती तो वो लोग रिश्ता ही खत्म कर देते। मेरी बहन नरीम हर वक्त कमरे में बंद रहती। कभी उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। चेहरा बेरौनक हो चुका था। वो पहले वाली नरीम लगती ही नहीं थी। अब तो उससे खौफ महसूस होता था। मेरी बड़ी बहन जो बोल नहीं सकती थी, उसके साथ सोती। मेरी बेजुबान बहन मुझे इशारों से कुछ समझाने की कोशिश करती, पर मुझे कुछ समझ ना आता। एक रात अम्मी के कहने पर मैं इसी गूंगी बहन के साथ सो गई, पर वो उठकर छोटे भाई के साथ चली गई और मेरी छोटी बहन को अम्मी ने अपने साथ सुलाया। अभी रात का कुछ ही वक्त गुजरा था और मेरी आंख लगी ही थी जब अचानक मेरी जान निकल गई, क्योंकि मुझे सोता समझकर कोई मेरी चारपाई पर बैठा था। मेरी आंख खुल गई। मैंने जैसे घबरा कर अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया तो मेरी चीख निकल गई। कोई आदमी जिसके सर पर बाल नहीं थे, जिसकी रंगत अजीब रंग की थी, उसके बड़े बड़े कान थे, मुझे देखते वो बेर के दरख्त की जानिब गुम हो गया था। मेरी चीख की आवाज पर सब उठ गए थे। अम्मी भागकर मेरे पास आई। मैं चीख रही थी, मेरी हालत खराब होने लगी। मैं अपनी माँ के सीने लगे रोने लगी और बेहोश हो गई। अगले दिन आसिफ, मेरा मंगेतर और ताया अब्बू हमसे मिलने आए थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने हमारे लिए एक घर देख लिया है, अब बस इस घर को बेचना है। लेकिन जब उन्हें मेरा पता चला तो वो परेशान हो गए। मैंने अम्मा को अलग कमरे में जाकर पूछा, इस दिन डॉक्टर ने नरीम को देखकर क्या कहा था। अम्मा ने बताया कि डॉक्टर पागल है, कह रहा था कि आपकी बेटी के पेट में 3 अजीब किस्म के बच्चे हैं। मैं सब कुछ समझ चुकी थी। मैंने उसी वक्त चादर ली और आसिफ को अपने साथ लेकर बाजार में गई, जहाँ वो फकीर औरत मुझे उस दिन मिली थी। रास्ते में मैंने सारी बात आसिफ को बता दी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था। लोगों से पता करने के बाद मुझे वो औरत एक कब्रिस्तान में मिली। वो किसी घर में नहीं रहती थी, बल्कि एक कब्र खोद कर उसके अंदर रहती थी। मुझे देखते ही बोली, अब आई हो जब पानी सर से गुजर चुका है। तुझे मैंने कहा था कि ना भाग जाओ। तुझसे कहा कि भाग जाओ। अब भुगत। तू अपनी बहन को घर छोड़ आई है, वो तो कुछ देर में मरने वाली है। मैं वहीं उसके पाँव में गिर गई और रोने लगी। उसकी मिन्नतें करने लगी कि उसे बचा लो। वो हमारे साथ घर आ गई, लेकिन जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, मेरी बहन हमारे आने से पहले मर चुकी थी। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। अम्मा मेरी पागलों की तरह रो रही थी। घर में हलचल हो चुकी थी। सब जनाजा भूलकर अम्मा को देखने लगे। वो फकीरनी एक धागे से दरख्त को बांधने लगी। वो जख्मी हो रही थी और तड़प रही थी। कभी वो ऊंचा बोलती, कभी आवाज कम हो जाती। धागा खत्म हो चुका था। इस फकीर औरत के हाथ से खून बह रहा था। उसने कहा कि मैं कुछ देर में मर जाऊंगी, तुम लोग आज ही ये घर छोड़ जाओ। इस फकीर औरत ने बताया कि इस दरख्त पर एक ताकतवर जिन रहता है, जिसको यही कैद किया गया था, लेकिन आपकी छोटी बेटी ने ऊपर मौजूद एक गुड्डे को खोल दिया, इसकी रस्सियां काट दी, जिससे ये जिन आजाद हो गया। ये आपकी छोटी बेटी पर आशिक हो गया, इसके साथ रहने लगा। जो जो आपकी बेटे को तंग करता था, ये जिन उसको मार देता। आपके बाप और बेटे को भी इसी ने मारा था। अब ये फिर से कैद हो गया है। शुक्र करें कि आपकी बेटी मर गई है, वरना जो इसके साथ हुआ आप सबके साथ हो सकता था। अब अपनी बेटी को यही छोड़ दो। इस फकीर ने एक कपड़ा दिया और कहा कि इस मरी हुई लड़की पर डाल दो। तुम सब इसी वक्त इस घर से चले जाओ। इस फकीर औरत के मुंह से खून निकल रहा था। वो तड़पने लगी। मेरे ताया हमें लेकर उसी वक्त वहां से निकल आए। तब मेरी मरी बहन और इस दरख्त को आग लग चुकी थी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। मेरी माँ बेहोश हो चुकी थी। हम कब ताया के साथ घर पहुंचे, कुछ पता नहीं चला। इस हादसे को देखकर मेरी गूंगी बहन बोलने लग गई थी। हम एक दूसरे के गले लगकर घंटों रोती रहती। जब इस घर से गए थे, हम सब बहुत खुश थे। हमारी फैमिली पूरी थी। अब सब कुछ खो चुका था।
मेरी माँ को बेहोशी के दौरे पड़ते, मेरे चचा मेरी बड़ी बहन को बहू बना कर ले गए थे। पिछले 2 साल से मैं अपने भाई और बाप की कब्र पर जाती हूँ, पर मेरी बहन की कब्र कहीं नहीं है।